हम लोग पढ़ने वाले स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड एलएलपी चैप्टर नंबर 20। और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन कंपनी सेक्शन 455 और आज हम लोग करेंगे स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एलएलपी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ नाम से समझे, स्ट्राइक ऑफ मतलब होता है किसी भी कंपनी का नाम हटा देना। तो स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी का नाम जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है जो कि रजिस्ट्रार मेंटेन करता है उससे हटा देता है, यानी कंपनी खत्म। द एमसीए वाइड नोटिफाइड डेटेड ये notifies section 248 to 252 of the Companies Act dealing with the powers of removal of names of companies from the register of companies। तो ये पावर्स किसके थ्रू आती है? कंपनीज एक्ट के थ्रू। कौन से सेक्शन में? 248 टू 252 एमसीए ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू पास की थी, नोटिफाई की थी। अब वेज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनीज, अब किस किस तरीके से कंपनीज का नाम हटाया जा सकता है या रिमूवल ऑफ नेम हो सकता है। अब कोई फॉलोइंग मोड हो सकता है, या तो सुओ मोटो बाय द आरओसी अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 ऑफ दैट, या तो सुओ मोटो आरओसी खुद ही हटा दे, या तो कंपनी एप्लीकेशन दे फॉर रिमूवल ऑफ नेम या स्ट्राइक ऑफ द नेम। एक ही बात है। अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 1 था, ये सबसेक्शन 2 है। तो इसमें भी दो ही तरीके हैं, जैसे डोमेन कंपनी में दो थे कि या तो खुद अप्लाई कर दो या तो आरओसी खुद कर देगा। यहाँ पे भी दो ही है कि या तो आरओसी हटा सकता है आपका नाम या तो आप खुद एप्लीकेशन दे दो। A company which is undergoing the process of striking off either voluntarily or by an action of the ROC is given the status as striking off, and the status of the company is changed to dissolved or liquidated when affairs of the company are completely wound up by following the provision of winding up of company. After dissolution or liquidation, the company ceases to exist। ये एक प्रोसेस होता है ग्रेजुअली, पहले होती है स्ट्राइकिंग ऑफ। इस प्रोसीजर में आपकी कंपनी हटाई जाती है, मतलब नाम उसका हटा रहे होते हैं प्रोसेस। और फिर उसके बाद जब पूरी कंपनी हट जाती है, बाइंडिंग अप का एक प्रोसेस होता है, वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, लाइबिलिटीज क्लियर की जाती हैं, फिर जो भी पैसा बचता है वो या तो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, जो भी लाइबिलिटी होते हैं वो सब किया जाता है। तो सब जो बेचना वेचना कंपनी पूरी तरीके से खत्म करना वो होता है वाइंडिंग। वाइंडिंग अप इज द लास्ट स्टेप। उसके बाद कंपनी फुली डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म। तो जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता तब तक होता है स्ट्राइकिंग ऑफ, तो वो चल रहा है प्रोसीजर। और जब हो जाता है तो उसका स्टेटस आ जाता है लिक्विडेटेड या डिसॉल्व, मतलब वो कंप्लीट हो चुका, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत सारी कंपनीज होती है जब उनका हम लोग स्टेटस देखते हैं एमसीए में, तो या तो एक्टिव कंपनी होगी तो वहाँ पे एक्टिव स्टेटस आता है, नहीं तो अगर स्ट्राइकिंग ऑफ में होती है तो वहाँ पे लिखा होता है स्ट्राइक ऑफ। और अगर नहीं तो अगर उसका कंप्लीट हो चुका होता है तो लिक्विडेटेड। तो ऐसे स्टेटस दिखते हैं आपको। अब the provision of section 248 to 252 of the Companies Act 2013 read with companies removal of names and companies from the register of companies rules 2016 deal with the removal of names of companies from the register of companies। ये वो सेक्शन है, सेक्शन 248 टू 252। 248 का सबसेक्शन 1 पढ़ा था, 248 सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन हम लोग देंगे, पहले वाले में सो मोटो बाई आरओसी। अभी लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा और डिटेल में। स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी और ये स्ट्राइक ऑफ बाय कंपनी, इसमें हम लोग खुद एप्लीकेशन देंगे, इसमें आरओसी सुमो मोटो। तो अगर कोई कंपनी इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 immediately preceding financial year and has not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the act, or the subscribers to the memorandum have not paid the subscription and a declaration to this effect has not been filed within 180 days of incorporation, or it is revealed after a physical verification that the company is not carrying on any business or operation। ये सारी कंडीशंस हैं, इतनी सारी जो अभी तक पढ़ी है आपने यहाँ। इन सभी कंडीशंस में द रजिस्ट्रार कैन सो मोटो आफ्टर गिविंग, कुछ भी होगा रजिस्ट्रार ऐसे अचानक से फैसला नहीं कर सकता कि हमें नहीं चाहिए कंपनी रजिस्टर में अपने। उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी पड़ती है। उसके बाद अगर उनका जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज ये उनका एक्शन इलीगल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए।
तो स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी में क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो कंपनी ने विद इन 1 ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन बिजनेस नहीं शुरू किया, या फिर 2 साल हो गए लगातार उन्होंने कोई बिजनेस नहीं शुरू किया, और उन्होंने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए भी नहीं अप्लाई किया, या फिर जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं फॉर द मेमोरेंडम उन्होंने सब्सक्रिप्शन फी नहीं पे की, या मतलब जितने शेयर्स की वैल्यू उन्होंने सब्सक्राइब की उन्होंने वो नहीं पे किया वो अमाउंट। और ये डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट, मतलब एक डिक्लेरेशन में नहीं फाइल की, विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना होता है। एक फॉर्म जाता है उसमें ये डिक्लेरेशन या एक इंफॉर्मेशन जाती है कि जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उन्होंने जितने रुपए शेयर लिए थे वो उन्होंने पे कर दिए बैंक अकाउंट में। तो उसके बाद, या फिर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि कंपनी ने बिजनेस शुरू ही नहीं किया, तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है आफ्टर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नोटिस दे उनको, सुने, और फिर अगर ठीक लगता है तो स्ट्राइक ऑफ कर दे। तो ये था स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी। ये कुछ कंडीशंस थी जो कि फुलफिल अगर हो रही है तो आरओसी कैन स्ट्राइक ऑफ। फिर उसके बाद स्ट्राइक ऑफ बाय कंपनी। स्ट्राइक ऑफ अंडर चैप्टर 18 of the Companies Act 2013 can also by way of application filed by the company with the ROC for removing its name from the ROC on all or any of the grounds mentioned above. A company may file such an application after extinguishing all its liabilities. अब देखिए इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन है तो कंपनी भी फाइल कर सकती है सामने से एक एप्लीकेशन कि हमें नहीं एग्जिस्ट करना, कंपनी बंद कर दो। लेकिन ये कंपनी तभी फाइल कर सकती है जब अपनी सारी लाइबिलिटीज एक्सटिंग्विश कर दे, मतलब जो भी उसकी लाइबिलिटी वो पे कर दे, एक एसआर पास करे, या फिर कंसेंट ले 75% मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट बाय नंबर। अगर जैसे 10 लोग हैं तो ऐसा नहीं कि 10 में से 7 का ले लिया अप्रूवल और हो गया, जबकि वो जो मेन 3 थे उन्हीं के पास मतलब मेजर कैपिटल शेयर होल्डिंग थी। तो ऐसा नहीं है, 75% मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ द पेड शेयर कैपिटल, जिनके पास 75% पेड अप शेयर कैपिटल, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द नेसेसरी फीस, उसके बाद रजिस्ट्रार एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि हमारे पास ये एप्लीकेशन आई है इस कंपनी का नाम हटाने के लिए, और किसी भी क्रेडिटर को या किसी को भी कोई समस्या है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हमें आके बताए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको बताना है। अगर बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता उस टाइम के बाद तो आरओसी प्रोसीड कर सकता है नाम हटाने के लिए। एंड शेल पब्लिश नोटिस देयर ऑफ इन ऑफिशियल गजट, और जिस दिन जब भी ये नोटिस पब्लिक होगा, पब्लिश होगा, द नेम ऑफ द कंपनी स्टैंड स्ट्रक ऑफ with effect from the date mentioned therein and the company shall stand dissolved। उस दिन से ये मान लेंगे कि कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वेज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज। या तो आरओसी खुद सो मोटो कर सकता है तो एप्लीकेशन देगी कंपनी खुद। आरओसी अगर 1 साल के अंदर अंदर अपने कॉर्पोरेशन के अंदर काम नहीं शुरू किया, या फिर 2 साल हो गए आपको लगातार आपने कोई काम नहीं किया और आपने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए भी नहीं अप्लाई किया, तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने का जो भी अमाउंट था वो पे नहीं किया, उसकी डिक्लेरेशन नहीं फाइल की विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ आपकी कंपनी को और पता चला कि कंपनी को बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं करी, तो भी आरओसी सो मोटो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कंपनी भी जो भी ये सब ऊपर केसेस दिए हुए हैं सबके में, इन केसेस में कंपनी खुद भी सामने से एप्लीकेशन दे सकती है, लेकिन एप्लीकेशन देने के पहले उसे खुद जो भी उसके लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, उन सबको पे ऑफ करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, या फिर कंसेंट ले ले 75% मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड शेयर कैपिटल। तो उसके बाद जब ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे विद द कंसेंट और सब कुछ, तो आरओसी फिर एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा जिसमें लिखा होगा कि, जिसमें वो एक तरह से पब्लिक को बता रहा होगा कि इस कंपनी की एप्लीकेशन आई है इनका नेम हटाने के लिए। तो अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आके ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नो ऑब्जेक्शन मान के आरओसी आगे प्रोसीडिंग बढ़ाएगा। और जब वो सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो एक फाइनल नोटिस ऑफिशियल गजट में निकलेगा, और उसी में लिखा होगा कि कब से ये कंपनी स्ट्रक ऑफ हो रही है, और कंपनी फिर फाइनली डिसॉल्व मान ली जाएगी, खत्म।
अब स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी सुओ मोटो, वो पहले वाला था, ये वही है। ये बस अब इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, उधर एक पैरा में लिखा हुआ था। अब ये भी, अब इसमें, अब पूरे चैप्टर में लगभग आपको यही सारी चीजें थोड़ा और डिटेल में मिलेंगी, थोड़ा और स्पेसिफिक होकर मिलेंगी। तो अगर आपको वो समझ आ गया तो बस ये, और ये आपका एक तरह से रिविजन ही चल रहा है। उसको अभी याद करते गए आपके 3 चैप्टर बढ़िया हो जाएंगे, 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए फिर। तो देखो, आपने अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स कॉपरेशन कोई काम नहीं किया तो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर अ पीरियड, अगर पिछले 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ही काम कुछ किया और ना ही कोई डॉक्यूमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया, तो अगर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जितना उन्हें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना था, और इसकी डिक्लेरेशन नहीं फाइल की विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, तो भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। और ये सिर्फ 2018 के बाद वाली कंपनीज पे इनकॉर्पोरेटेड थी, क्योंकि बाद में आया था। फिर द कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेट, नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज रिवील्ड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो वो नहीं करते कुछ, तो भी ये हो सकता है। एक ही दो सब्सक्राइबर्स होता है मेमोरेंडम, ये वो है जो 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 आपके जो इनिशियल मेंबर्स होंगे कंपनी के, वो शेयर्स परचेज करते हैं। तो जो भी जितनी वैल्यू के भी शेयर्स परचेज करते हैं, वो तो कंपनी के अकाउंट में उतना बैलेंस डालना होता है विद इन 180 डेज। इसका एक फॉर्म भी जाता है जिससे हम लोग अपडेट कर देते थे, अपडेट करते हैं कि हाँ, जितना सब्सक्राइब इन्होंने किया था उतना इन्होंने अमाउंट पे कर दिया है। तो अगर वो अमाउंट नहीं पे करते तो भी आपकी कंपनी स्ट्राइक आउट हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन थी। अब बिफोर रिमूवल ऑफ द कंपनी, हम लोगों ने पढ़ा था उसी को बताना पड़ेगा कंपनी को, एक एक प्रॉपर वो देना पड़ेगा, नोटिस, कि हमें ऐसा ऐसा पता चला है। तो हमें नो शो कॉज नोटिस होता है कि हमें बताएं हम ऐसा क्यों ना करें, हम कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ क्यों ना करें। तो आरओसी एक नोटिस देगा STK 1 में। ये STK मतलब स्ट्राइक का वो शॉर्ट फॉर्म जैसा है, STK 1 फॉर्म का नाम है। टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को तो जाएगा सारे, भले उसके साथ ही सारे डायरेक्टर्स को भी जाएगा। ऑफ हिज इंटेंशन टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ, सॉरी, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। Such a notice should contain the reasons for which the name of the company is to be removed from the ROC, from the register of company. Such a notice to be sent to all the directors of the company at the address available on record by registered post with acknowledgement or speed post. On receipt of such a notice, the company and all the directors of the company are required to send their representations along with the copies of the relevant documents, if any, explaining the reasons as to why the name of the company should not be removed from the register. Such representation should be given within the period of 30 days from the date of notice. तो सबसे पहले आरओसी की चारों कंडीशन देखेगा। अगर कुछ हो रहा है तो कंपनी को और सारे डायरेक्टर्स को उनके अवेलेबल एड्रेस पे STK 1 नोटिस भेजेगा, जिसमें वो रीजन लिखेगा कि वो क्यों कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहा है। फिर जैसे ही मिलेगा कंपनी और सारे डायरेक्टर्स को, उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर इनका जवाब देना है। अगर नहीं देते हैं तो उनका ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है ये खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उनके पास कोई खास ऑप्शन नहीं रहेगा और उसे प्रोसीड कर सकता। प्रोसीजर वही, सर्विस ऑफ नोटिस होगा, फिर रिप्लाई जाएगा, फिर वो कंसिडर करेगा रोसी, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस होगा, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ होगा, प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट बचा होगा ड्यू होगा वो लिया जाएगा, फिर फाइनली नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी बाय द आरओसी। तो ये जो लिखा है ये यही सब डिटेल में लिखा हुआ है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, सर्विस ऑफ नोटिस बाय द आरओसी STK 1 में नोटिस देगा, किसको देगा, कंपनी को और डायरेक्टर्स को, उसमें वो रीजन बताएगा, सबको जाएगा। रिप्लाई टू द नोटिस फ्रॉम द कंपनी, अब कंपनी को नोटिस मिला, डायरेक्टर्स को मिला, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे और साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो, कि क्यों कंपनी का नाम ना हटाया जाए, फिर देना विद इन 30 डेज। अब जो भी एप्लीकेशन गई है, वहां से जो भी रिप्रेजेंटेशन गई है, उसको आरओसी कंसिडर करेगा। अगर इफ द आरओसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्रेजेंटेशन made by the company and it rejected, may proceed to strike off the name of the company. अब the notice for removal of the name of the company should be in form strike 4 for the information for the general public and should be, जैसे नहीं समझ आएगा उसको,
रजिस्ट्रार को जो ब्यूरो रिप्रेजेंटेशन मेड की कि नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, इनके पास कोई रीजन नहीं है, कंपनी स्ट्राइक ऑफ होनी चाहिए। तो वो स्टीके 5 में पब्लिकेशन ऑफ नोटिस नोटिस पब्लिक को इशू करेगा, जो कि अवेलेबल होनी चाहिए कहाँ का, एक तो प्लेस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीए ऑन अ सेपरेट लिंक, एमसीए के साइट पे, ऑफिशियल गजट पे, और स्टीके 5A ये भी फॉर्म है, in English language in a leading English newspaper and at least once in a vernacular language in a leading vernacular language newspaper, both having wide circulation in the state in which the registered office of the company is situated। तो जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पे एक इंग्लिश लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर में जो लोकल लैंग्वेज चलती है वहाँ पे। तो सच अ पब्लिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये क्यों जरूरी होता है, ताकि लोकल लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, सभी लोग को, एक जनरल जो पब्लिक है उन्हें पता चल जाए कि इस कंपनी का नेम हटने वाला है, और अगर उन्हें कोई इशू है तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अभी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस। अब उसके बाद इंटीमेशन जाता है सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी कि नाम कंपनी का हटाने को, मतलब हटाने जा रहे हैं या हटाने का सोच रहे हैं, हटाने की इंटेंशन है, तो अगर उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी बता सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी, सर्विस टैक्स, ये सारी। फिर इसके बाद स्ट्राइकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। फिर 30 दिन हो गए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीमेशन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन 30 days एंड अनलेस कॉज टू द कॉन्ट्ररी इज शोन बाय द कंपनी, आरओसी स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड कर सकता है। प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ ड्यू। द आरओसी बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ और रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी should satisfy himself that sufficient provision has been made for realization of all the amount due to the company and for the payment or discharge of its liabilities and obligations by the company within a reasonable time. Or the ROC can obtain necessary undertaking from the managing director, other person in the management, notwithstanding the undertaking, the assets of the company shall be made available for the payment or discharge of its liabilities, obligation, even after the date of order removing the name of the company from the register of companies। तो वो ये देखेगा, आरओसी ये इंश्योर करेगा स्ट्राइक ऑफ करने से पहले कि जो भी लाइबिलिटीज है वो कंपनी की पे ऑफ हो जाए, कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट हो। अगर नहीं होता तो मैनेजिंग डायरेक्टर से जो भी इंचार्ज है मैनेजमेंट के उनसे अंडरटेकिंग लेगा, और अंडरटेकिंग के बावजूद भी अंडरटेकिंग के बावजूद भी जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी कंपनीज की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। फिर उसके बाद नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी बाय आरओसी। After the expiry of the time mentioned in the notice, the ROC can strike off the name of the company from the register. The notice of this striking off the name of the company from the register of companies and its dissolution should be published, ये भी ऑफिशियल गजट में जाएगा in the form स्टीकर 7, and the same should be placed on the MCA की साइट पे भी जाएगा। The company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette। जिस दिन पब्लिक जिस दिन पब्लिकेशन होगा इस नोटिस का ऑफिशियल गजट में उस दिन से उसमें डिसॉल्व मान लेंगे। तो ये था छोटा सा प्रोसीजर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम बाय वे ऑफ, मतलब या कह सकते हैं बाय आरओसी। सो एक बार फिर से सब छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिस सर्व करेगा आरओसी, उसका कंपनी जवाब देगी विद इन 30 days, कंपनी और द डायरेक्टर्स। फिर आरओसी कंसिडर करेगा कि क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। अगर उसको लगता है ठीक तो वो स्ट्राइक ऑफ कैंसिल भी कर सकता है या और भी क्वेश्चंस आंसर कर सकता है, और अगर उसे लगता है नहीं उनके जो भी जवाब आए वो जेन्युइन नहीं है या इरेलीवेंट है तो वो प्रोसीड कर सकता है। फिर भी वो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करेगा एक जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि हम इस कंपनी का नाम हटा रहे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो विद इन 30 days ऑब्जेक्शन रेज करे। सेम वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए भी करेगा, उनको भी बताएगा कि कंपनी का नाम रिमूव होने वाला है, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज करे। विद इन 30 days ऑब्जेक्शन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नो ऑब्जेक्शन मान लेंगे। उसके बाद कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा।
और स्ट्राइक ऑफ करने से पहले आरओसी इंश्योर करेगा कि कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दे, सफिशिएंट अमाउंट हो उसके पास। डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है उनसे भी अंडरटेकिंग लेगा। अंडरटेकिंग तो लेगा ही, साथ में अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो जो भी कंपनी के एसेट्स है वो भी सेल ऑफ करने के लिए या वो भी अवेलेबल रहेंगे कंपनी के लाइबिलिटीज क्लियर करने के लिए। तो ये जब सब हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, और जिस दिन से पब्लिश होगा उस दिन से कंपनी को डिसॉल्व मान लिया जाएगा, उस दिन से कंपनी खत्म। तो ये था स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ आरओसी ऑन अ suo motu basis। अब स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, अब इस केसेस में कंपनी खुद करेगी। इसका भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसा ऊपर वाले का था। तो स्ट्राइक ऑफ प्रोविजंस गिव्स अ चॉइस और एन ऑप्शन टू नॉन वर्किंग कंपनीज कि वो खुद अपना नाम हटा सकती हैं। The strike off gives an option to such companies to apply to ROC for removal of their name from the register of company। अभी जो प्रोसीजर है ये गवर्न है अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये रूल है। The act is a speedy way to close down a company being non-operational over a period of time। अगर कोई कंपनी बहुत समय से नहीं काम कर रही, उसको नहीं काम करना, तो क्यों ही बेकार में उसे रखना, उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करा दे। अब क्या है, द कंपनी कैन इट्स ओन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी, खुद कर सकती है। अब ये है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर दीज प्रोविजंस। तो ये एक्सेप्शन है, ये कंपनीज फाइल नहीं कर सकती एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ देयर नेम्स। अब वो कौन कौन सी कंपनीज है? लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो लिस्टेड है, सेबी के अंडर है, वो नहीं कर सकते। इससे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, जो एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं एज अ कंपनी, वो नहीं कर सकते। कंपनीज हैविंग चार्जेस विच आर पेंडिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, जिन्होंने कोई लोन ले रखा है जिस पर चार्ज क्रिएट है और उनका चार्ज वो भी पेंडिंग है, अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उन्होंने पे नहीं किया है, वो भी एक्टिव है, तो ऐसे केसेस में वो कंपनी भी स्ट्राइक अप नहीं हो सकती। कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनी, तो वो भी नहीं कर सकती। कंपनी अगेंस्ट विथ एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस इज पेंडिंग एनी इन एनी कोर्ट, मतलब ऐसा सिंपल सी भाषा में कि कोई कंपनी जिसके सारे काम क्लियर हो, उसकी लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो, सब कुछ ठीक हो उस कंपनी का, जिसमें कोई लाइबिलिटी ना हो, किसी ने किसी के साथ कोई धोखा ना किया हो, किसी को कोई क्रेडिट मतलब कोई अमाउंट बाकी ना हो, तो वो कंपनी जा सकती है स्ट्राइक ऑफ के लिए, जिसके पास कोई कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरी कंपनी है वो। लेकिन इसमें जैसे कुछ, जैसे सेक्शन 8 कंपनी हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई, या जिनमें कोई चार्ज पेंडिंग है, जिनमें कोई कंपाउंडिंग का ऑफेंस है, वो चल रहा है प्रोसीजर, कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है। वैनिशिंग कंपनी, कंपनी दैट हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, तो लो ये तो पहले से ही गड़बड़ है। कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग ऑर्डर्ड, इसमें ये चल रहा है कोई भी इंस्पेक्शन चल रही है। या फिर जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है विच आर आउटस्टैंडिंग और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट, मतलब पब्लिक डिपॉजिट है जो कि अभी उन्होंने पे नहीं किए। और कंपनीज वेयर नोटिस अंडर सेक्शन 234 ऑफ सीए 1956, और ये हैव बीन इशूड, और द रिप्लाई इज पेंडिंग और रिपोर्ट इज पेंडिंग, और मैंने कोई प्रोसिक्यूशन मतलब चल रही है, तो कुछ ना कुछ मतलब बाकी है। और वैनिशिंग कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड होती हैं और जिन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं किए फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 इयर्स, उन कंपनीज को वैनिशिंग कंपनी भी कहते हैं। मतलब वैनिश एक तरह से हो चुकी होती है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टॉप कर दिया होता है और उन्हें ट्रेस नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने पब्लिक से फंड रेस किया हुआ होता है। तो कुल मिला के वही कंपनी साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी हो और वो उन्होंने लोगों से पैसा लिया, वो पैसा नहीं दे पा रहे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा तो नेम स्ट्राइक अप कर दो, किसी को क्या ही पता चलेगा ये कंपनी कभी रही है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा धोखा देने के लिए आप अपना स्ट्राइक अप नहीं करा सकते, उल्टा आप पे ही फिर से एक और प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा।
कंपनी बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी पेंडिंग लोन चार्जेस, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा हो, लिस्टेड कंपनी ना हो, सेक्शन 8 कंपनी ना हो, वैनिशिंग कंपनी ना हो, डिलिस्टेड ना हुई हो ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, प्रॉपर कंप्लायंट कंपनी हो। तो ये सारी अगर चीजें हैं, कंडीशन है, तो उस केसेस में ये कंपनीज स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकती। फिर अ कंपनी थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फाइल एन A company through its board of directors can file an application for removal of name of company from the register of companies on the following ground। अभी ग्राउंड क्या है? ये ग्राउंड वही चार है जो उन्होंने अभी पढ़े थे, तो ये आप लोग अब फिर से पढ़ लीजिए। वही विद इन 1 ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन अगर कोई काम नहीं शुरू किया, या तो पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं करी और ना ही डॉक्यूमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया, या फिर उसके जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया, और ना ही 180 डेज के अंदर इंटीमेट किया एमसी को, और फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और कंपनी कोई काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है। अब बिफोर मेकिंग an application to the ROC for removal of name of the company, the board of directors of the company shall take all necessary steps in order to extinguish all its liabilities। ये हमने भी पहले ही पढ़ा था। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर चाहिए, एसआर पास करके, या फिर 75% इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ये चाहिए। अगर कोई कंपनी है जो कि स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई है, तो जो रेगुलेटरी बॉडी जिसके अंदर बनी हुई है वो उसका भी अप्रूवल चाहिए। सिचुएशन इन विच a company कैन नॉट अप्लाई फॉर स्ट्राइक ऑफ अंडर सेक्शन 248। अब ये और भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हैं। तो एक तो वो तो थी ही, जो ऊपर ये 10 दी हुई है वो तो है ही। इसके अलावा ये भी कुछ है, ये लेकिन एक वो है कि अगर पिछले 3 महीनों में ये कुछ किया है इनमें से, तो स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। 3 महीने से ज्यादा हो गया तो कर सकती है। नाम चेंज किया हो, रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर एक ही स्टेट में किया तो ठीक है चलेगा, अगर स्टेट चेंज किया तो नहीं चलेगा। हैज मेड अ डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हेल्ड बाय immediately before cessor of trade or otherwise carrying on business for the purpose of disposal for gain in the normal course of trading or otherwise carrying on of business। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी और कोई राइट था जो उसके पास, जिसको डिस्पोज ऑफ किया हुआ है तुरंत बिजनेस बंद करने से पहले, तो फिर has engaged in any other activity except the one which is necessary or expedient for the purpose of making an application। मतलब कुछ और ही काम कर रही है, वो काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से मतलब बिजनेस, मतलब जैसे सिर्फ एप्लीकेशन देने का काम है तो वो नहीं करी, उसके अलावा और भी कुछ अलग ही करने लगी कंपनी। और हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर मतलब सैंक्शनिंग अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जो कि अभी फुली कंक्लूड नहीं हुआ है, फाइनली कंक्लूड, मतलब एक तरफ आप साइको को कह रहे हो और एक तरफ आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए भी एप्लीकेशन दे रखी है, तो ये कहता है ये क्या हुआ, तो इसलिए। और या फिर अगर कोई कंपनी इज बीइंग वुंड अप अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट और अंडर आईबीसी, अगर इन दोनों के अंदर भी वुंड अप लाइक वाइंडिंग का प्रोसीजर चल रहा है, तो आप स्ट्राइक ऑफ के लिए क्यों नाम ले रहे हो? तो भी नहीं दे सकते, अगर ये सब 3 महीने में वो है। तो ये भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए, अगर पिछले 3 महीनों में अगर आपने ये किया हो, तो आप स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकते। अब प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन, स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो वो जो सिंपल सा प्रोसीजर चलता है ना हर जगह की, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, इसमें भी वही है। पहले हम लोग बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम लोग स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नेम मतलब करवाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। फिर उसके बाद हम लोग शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे, ईओजीएम बुलाएंगे। ईओजीएम क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो क्योंकि हम लोग जनरल मीटिंग लिए तो रुक नहीं सकते, वो तो साल में एक बार होती है, तो अगर बीच में ऐसा कुछ मेजर होता है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। तो फिर हम लोग पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, और उसी में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, किस दिन बुलाना है, वो डिसाइड करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद अगर कोई लाइबिलिटी है तो कंपनी वो पे करेगी, सेट ऑफ करेगी। फिर एवरी जो भी जितना डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का शुड साइन एंड एग्जीक्यूट इंडेमनिटी बॉन्ड।
duly notarized by every director in STK 3 and affidavit in STK 4. अगर कोई फॉरेन नेशनल है या नॉन रेजिडेंट इंडियन, द डॉक्यूमेंट शुड बी नोटराइज्ड और अपोस्टिल्ड और कॉन्सुलराइज्ड, अगर कोई बाहर का है तो। बाकी हर एक डायरेक्टर STK 3 और एफिडेविट एक STK 4 देगा। तो कुछ नहीं, इसमें ये सब लिखा रहता है कि हम कोई कंपनी को मतलब या क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन रीजन है हमारा, और कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, सारी कंपनीज की लायबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है वगैरह वगैरह। तो यही सब एक डिक्लेरेशन देते हैं और ये हर डायरेक्टर को देनी होती है। The company should get the statement of accounts in STK 8 containing the assets and liabilities of the company made up to a date not more than 30 days before the application. अब जैसे अगर आप आज एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो पिछले 30 दिन से ज्यादा पुराना स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी की, क्या क्या एसेट्स है क्या क्या लाइबिलिटी है। फिर जनरल मीटिंग होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन भी SR पास होगा आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, ये हम लोग ने उसमें भी देखा था गवर्नमेंट कंपनी वाले में, MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर अगर कोई और अथॉरिटी से भी रेगुलेटेड है आपकी कंपनी तो उसका अप्रूवल भी लेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन जाएगी इन द नेम ऑफ द कंपनी STK 2 में, along with the fee of 10,000 रुपीज। 10,000 फीस होती है उसकी। उसमें क्या क्या जाएगा अटैचमेंट? एक तो NOC जाएगा, अगर कोई अप्रोप्रिएट कंसर्न अथॉरिटी है। फिर इंडेमनिटी बॉन्ड जाएगा जो कि अभी उन्होंने पढ़ा था STK 3 में। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो वो STK 3A भी जाएगा, शैल बी गिवन बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जाएगा सर्टिफाइड बाय CA इन STK 8, वही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा। एफिडेविट जाएगा STK 4 में, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जाएगी SR की, और स्टेटमेंट रिगार्डिंग अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो भी जाएगा। तो ये सब जाते हैं डॉक्यूमेंट्स एज एन अटैचमेंट। NOC जाएगा अगर एप्लीकेबल है, इंडेमनिटी बॉन्ड जाएगा ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर, एफिडेविट जाएगा एवरी डायरेक्टर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ SR जाएगी, स्टेटमेंट जाएगा अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाएगा जो कि 3 दिन से पुराना ना हो जब भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। It must be noted that STK 2 cannot be filed by a company unless it has filed its overdue returns in form number AOC 4 or AOC XBRL and form MGT 7। तो अगर आपको STK 2 देना है तो उससे पहले वाली आपकी जो भी फाइलिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और हर साल हम लोग को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। तो आप जब भी STK 2 फाइल करेंगे तो उससे पहले सारी फाइलिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपका STK 2 रिजेक्ट भी हो जाता है कई कई बार। इसी रीजन पे पहले फाइलिंग कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट सारी फाइलिंग अपडेटेड होनी चाहिए, फिर ही आप मतलब स्ट्राइक अप के लिए जा सकते हैं। ई फॉर्म STK 2 shall be signed by the authorized director। और फिर एक तो डायरेक्टर साइन करता है, फिर शेल बी, अब कंपनी सेक्रेटरी या तो होल टाइम प्रैक्टिस में हो, या तो CA होल टाइम प्रैक्टिस में हो, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट होल टाइम प्रैक्टिस में हो, वो साइन करता है। फिर उसके बाद पब्लिक नोटिस आफ्टर एप्लीकेशन रिसीव होती है, और उसी एक पब्लिक नोटिस STK 6 में फॉर इनवाइटिंग objections to the proposed strike of if any। The notice will also be published for the information of general public in the following ways। ये सेम ही है, MC अपनी साइट पे डालेगा, ऑफिशियल गजेट में होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाएगा, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर उस स्टेट में जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। और कंपनी की अगर खुद की साइट है तो वो भी अपनी वेबसाइट पे डालेगी। एक पब्लिक नोटिस हो गया, फिर वही रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके पास 30 दिन का समय है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता दें। उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन आया तो ठीक है, नहीं तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, देन कैन प्रोसीड। फिर प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, ये सेम वही है कि बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, वो सेटिस्फाई करेगा कि सफिशिएंट प्रोविजन है कि नहीं
फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑल द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी। और सारी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो सकती है नहीं, या पे हो सकती है नहीं। सभी डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर से अंडरटेकिंग लेकर जो भी जरूरी है, एसेट्स जो भी हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज। फिर एक नोटिस फाइनल कि अब सब कुछ हो चुका है, ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा, जब से होगा तब से कंपनी को डिसॉल्व मान लेंगे। तो काफी सारी चीजें सेम है, बस अटैचमेंट अलग है, फॉर्म अलग है। बाकी प्रोसीजर नॉर्मल वही है। बस इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, एसआर पास होगा, एमजीटी 14 जाएगा, फिर एक एप्लीकेशन जाएगी और एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट जाएगी। नॉर्मली आरओसी के केस में आरओसी इनिशिएट करता था, यहाँ पे कंपनी का रही तो इसलिए सब एडिशनल डॉक्यूमेंट जाएंगे। अब एनओसी फ्रॉम अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो कौन कौन सी है अथॉरिटीज? कंपनीज विच हैव कंडक्टर और कंडक्टिंग एनबीएफसी का अगर काम करें तो आरबीआई। अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं तो फिर ये नेशनल हाउसिंग बैंक। इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंश्योरेंस एक्ट में, तो इनको अलग से, सबको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपनीज अगर बिजनेस ऑफ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं तो, कंपनीज अगर सीआईएस में है तो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो एसबी, सॉरी सेबी की लेनी पड़ेगी। और अगर कोई और कंपनी है वो कोई स्पेशली किसी एक्ट के अंदर बनी हुई है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। If a company stands dissolved under Section 248, it shall, from the date mentioned in the notice of dissolution, cease to operate as a company, and certificate of incorporation issued उसको कैंसिल मान लेंगे फ्रॉम द डेट, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी एंड फॉर द पेमेंट ऑफ डिस्चार्ज। ये स्ट्राइक ऑफ के बाद भी रहता है। ऐसा नहीं कि स्ट्राइक ऑफ हो गई कंपनी तो उस समय अगर कोई लाइबिलिटी रहेगी तो हम तो नहीं पे करेंगे, अब तो हम है नहीं डिस्टेंस में, ये रीजन आप नहीं दे सकते, आपको उसके बाद भी पे करना पड़ेगा। फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, अगर पता चला कि आपने धोखाधड़ी के लिए सब किया था, क्रेडिटर्स को डिसीव करने के लिए किया था, डिफ्रॉड करने के लिए किया था, तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंपनी शुड बी सेंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज, सर्विस टैक्स बाई फॉलोइंग: jointly and severally liable to any person or a person who had incurred loss damage, जिनको भी हुआ है। और पनिशेबल रहेंगे सेक्शन 447। सेक्शन 447 होता है फ्रॉड का सेक्शन, इसमें अच्छे खासे पनिशमेंट भी है और फाइन भी है। और लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड ऑफिस एंड मेंबर्स टू बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगी इवन इफ द कंपनी डिसॉल्व हो गई है तो। ये वैसी रहेगी कि जैसे कंपनी अगर डिसॉल्व नहीं भी हुई होती तो भी जो भी रूल्स रेगुलेशन है या जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो तब भी रहेगी, कि मानो नहीं ही हुई है अभी डिसॉल्व, तो जैसे तब थी वैसे अभी रहेगी। तो ये रीजन वो नहीं दे सकते कि अब तो कंपनी है ही नहीं तो हमारी लाइबिलिटी भी नहीं, नहीं। जो भी एक्शन उस समय हुए उनके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये लिस्ट ऑफ एसटी के फॉर्म्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोगों ने पढ़े थे ऊपर, लेकिन एक टेबल दी हुई है, इससे इजी रहेगा। तो ये हम लोग का स्ट्राइक ऑफ खत्म हो गया। अब यहाँ पर आता है रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ द कंपनी कैसे, या तो आरओसी कर सकता है सुओ मोटो, 4 कंडीशन थी। या तो विद इन 1 ईयर इनकॉर्पोरेशन कोई काम ना शुरू किया हो, या तो 2 साल पिछले कोई काम ना किया हो, गवर्नमेंट कंपनी का वो स्टेटस के लिए भी अप्लाई ना किया हो, या फिर एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चला कि कंपनी काम ही नहीं कर रही, और नहीं तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स है उन्होंने अमाउंट नहीं पे किया और ना ही कोई डिक्लेरेशन फाइल की इसके रिगार्डिंग विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कोई भी एक हो रही है इनमें से, तो आरओसी सुमो मोटो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। पहले नोटिस देगा, रिप्रेजेंटेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो प्रोसीड कर देगा। अब कंपनी भी इन 4 केसेस में कोई भी एक केस है तो कंपनी भी खुद भी एप्लीकेशन दे सकती है। पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, एसआर पास करेगी, एमबीटी 14 फाइल करेगी, फिर फॉर्म फाइल करेगी एप्लीकेशन, उसके साथ अटैचमेंट फाइल करेगी जिसमें एफिडेविट होगा आपका, एनओसी होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स होंगी, एसआर की कॉपी होगी, ये सभी होंगे अटैचमेंट। फिर एप्लीकेशन कंसिडर करेगा आरओसी, पब्लिक नोटिस जाएगा, इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी जाएगा,
फिर उस स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, लाइबिलिटीज सब पे ऑफ होंगी, और एक फाइनल ऑफिशियल गजट में नोटिस जाएगा, जो कि मान लेंगे उस दिन से कि अब आपकी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये था आपका स्ट्राइक ऑफ द कंपनीज। अब ये रिस्टोरेशन जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत इजी है, 25 मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी। थैंक यू।